सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ में ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और बड़ी खबरों से शुरुआत मधुबनी से खबर देख रहे हैं, जहां कला और संस्कृति विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 के दूसरे दिन नगर भवन सुरों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। मंगलवार को आयोजित समूह लोक गायन प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने अपनी प्रतिभा से समा बांध दिया है। बता दें आपको खबर में आगे, जहां पर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मुख्य आकर्षण पटना जिले की प्रतिभागी, जी हां, मेघा रानी और उनके समूह की प्रस्तुति रही है। काफी सराहा गया है उनको, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध लोकगीत चौपट बलमुआ हमार हम ना ससुरा जायम के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बता दें मेघा रानी की गायकी और उनके समूह के समन्वय को देखकर नगर भवन में मौजूद दर्शक दीर्घ तालियों से गूंज उठी। प्रतियोगिता में शामिल होने आए छात्र छात्राओं और कलाकारों ने मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की है। प्रतिभागियों ने विशेष रूप से आवासन यानी ठहरने, खान पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मधुबनी से स्नेहा आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। देश में बढ़ते जी हां बिजली बिलों और ऊर्जा संकट के समाधान हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सुगोली में जागरूकता अभियान तेज हो गया है। बीजेपी के युवा नेता प्रशांत शराफ ने इस योजना को आम लोगों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। बता दें आपको, जहां पर बीजेपी युवा नेता प्रशांत शराफ ने बताया है कि प्रधानमंत्री घर सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य जो है हर घर में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों के लिए शुरुआती लागत बहुत कम हो गई है। सोलर सिस्टम से घर की जरूरत पूरी तरह, जी हां, पूरी होने के बाद यदि बिजली बचती है तो उसे ग्रिड को वापस भेजा जा सकता है। इसके बदले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में क्रेडिट यानी मुनाफा लाभ मिलेगा। उन्होंने सुगोली की जनता से अपील की है कि वे सीएससी सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जल्द आवेदन कर इस राष्ट्रीय योजना का लाभ उठाएं। सुगोली से सोनू कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना है। ये जो 2024 में लॉन्च हुई थी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि विकसित भारत 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उसी के लिए ग्रीन एनर्जी के तहत पॉल्यूशन मुक्त ऊर्जा बनाने हेतु भारत सरकार प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, और उस सब्सिडी के साथ साथ वैसे उपभोक्ताओं जिनके पास आर्थिक ये संपन्नता नहीं है, उनको बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप अपने छत का उपभोग करके बिजली बनाएं और विकसित भारत में अपना योगदान दें। तो ये लाभ लेने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? जिन लोगों को भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेना है, वो लोग मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर से या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं भारत सरकार डिस्कॉम के द्वारा। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं। शहर के गांधी मैदान स्थित बचपन प्ले स्कूल में क्रिसमस का पर्व केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यादगार बन गया है। स्कूल परिसर में आयोजित क्रिसमस दिवस समारोह में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर उत्सव के आनंद को दुगना कर दिया है। समारोह का विधिवत उद्घाटन जी हां स्कूल के निदेशक अरुण पवार और मुख्य अतिथियों द्वारा केक काटकर किया गया। इसके बाद पूरे स्कूल परिसर में बच्चों को केक, चॉकलेट्स, मिठाइयां और रंग बिरंगे गुब्बारे बांटे गए हैं। सांता क्लॉज की वेशभूषा में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों की हंसी से पूरा वातावरण खुशियों से शराबा हो उठा। निदेशक अरुण पवार ने कहा है कि बचपन प्ले स्कूल का उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना बल्कि उन्हें धर्म और संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य और सामाजिक एकता का पाठ ही बच्चों को भविष्य में एक अच्छा इंसान बनाएगा। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषज्ञता बच्चों को अभिभावकों का एक साथ गतिविधियों में शामिल होना रहा है। स्कूल की शिक्षिका एवं काउंसलर शिक्षा श्रीवास्तव ने बताया है कि अभिभावकों को शामिल करने का उद्देश्य उन्हें केवल बचपन की यादों से जोड़ना और स्कूल के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना था। अभिभावकों के लिए आयोजित फन गेम्स ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। हर साल की भांति क्रिसमस की पूर्व संध्या पे आज हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये कई वर्षों से लगातार हमारे बचपन में ये होता आ रहा है। आज के दिन में हम बच्चों के साथ केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद पूरा दिन हम उनके पेरेंट्स के साथ, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनके माता पिता के साथ
बहुत सारे फन करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं। उनके लिए बहुत तरह का गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है बचपन की ओर से। उसमें जो विनर होते हैं उनको बहुत ही बढ़िया आप उनको प्राइज़ कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो आज के दिन को लोग इतना एंजॉय करते हैं कि वो हमारी कोशिश भी ये रहती है कि आज के दिन को पूरे साल याद रखें और अगले साल फिर आज के ही दिन का वो इंतज़ार करते रहें। कई गेम्स भी है, वहाँ लोग खेल रहे हैं। हाँ, कई तरह के गेम्स हैं। कुछ कपल्स गेम भी हैं, कुछ। और अगली खबर की बात करें तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी की वजह से सरकारी दावों को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में नगर परिषद द्वारा कराई जा रही नाली की सफाई के दौरान जो मंजर दिखा उसे वन निषेध विभाग और पुलिस प्रशासन की चौकसी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। राजा बाजार इलाके में गुरुवार को जब सफाई कर्मी नाला की गाद निकाल रहे थे तो कचरे के साथ शराब की खाली बोतलें निकलने लग गई। देखते ही देखते 10 मिनट में जी हाँ 100 से अधिक बोतलें विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि अभी तो सफाई की शुरुआत हुई है, जैसे जैसे नाली आगे साफ होगी बोतलों का अंबार और बढ़ सकता है। मौके पर मौजूद सफाई कर्मियों ने दबी जुबान में कहा, भैया बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है। हकीकत की बात करें तो इस नाली में कचरे साफ दिख रहे हैं। बता दें आपको स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश और हैरानी रही। वहीं हर मोड़ पर पुलिस की चेकिंग का दावा किया जाता है। मद्य निषेध विभाग का कड़ा पहरा है, तो फिर इतनी शराब शहर के भीतर कैसे आ रही है? लोगों का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर सिर्फ छोटे वाहन चालकों को परेशान किया जाता है, जबकि शराब तस्करों में बड़ा सिंडिकेट किसी ऊपरी मिलीभगत के कारण सुरक्षित निकल जाता है। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। कुर्था थाने में आयोजित एसपी जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ देखी गई है। सर बता दें आपको कि सर मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। ये मार्मिक शब्द उस बुजुर्ग के थे जो गुरुवार को एसपी जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस दरबार में भूमि और पारिवारिक विवाद के मामलों की भरमार रही। एसपी मनीष कुमार ने स्वयं जनता दरबार की कमान संभाली और एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। दरबार में सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद और अपनों द्वारा ही बुजुर्गों प्रताड़ित करने के संबंधित आए हैं। एसपी ने मौके पर ही कुर्था थाना अध्यक्ष को सभी मामलों की निष्पक्ष जांच त्वरित तरीके से करने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी के साथ अरवल डीएसपी कृति कमल, कुर्था पुलिस निरीक्षक अजय कुमार सिंह और कुर्था थाना अध्यक्ष समीर कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कई मामलों को ऑन द स्पॉट समाधान के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर पावन क्रिसमस पर आज भागलपुर में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ पूरा दिन मनाया गया। शहर के जी हाँ बात करें तो शहर की कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक गिरजाघरों में सुबह से ही मसीही समाज सहित अन्य धर्मों के लोगों ने भारी भीड़ दिखाई, जहां सभी ने प्रभु यीशु के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया है। ईसाई धर्म के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत 24 दिसंबर की मध्य रात्रि से हो गई थी। गिरजाघरों में विशेष मिडनाइट मास मध्य यात्री प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म की कथा सुनाई गई है। गुरुवार सुबह कचहरी चौक स्थित चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं और विश्व शांति और आपसी भाईचारे की कामना की है। जी हाँ, कामना भी की है। बता दें आपको पूरे चर्च परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, सितारों और आकर्षक क्रिसमस ट्री से सजाया गया। केरल गीतों की मधुर धुन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रेम, शांति और खुशी के प्रतीक इस त्योहार को लेकर भागलपुर के बाजारों में भी खासी रौनक दिखी है। जगह जगह दावतों का दौर जारी है, जो सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं जी हाँ। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है नाले का निर्माण अधूरा छोड़ने पर। जी आपको बता दें, नाले का निर्माण अधूरा छोड़ने पर नाराज हो गए लोग। ग्रामीणों ने शेखपुरा मुख्य मार्ग को बांस बल्ले लगाकर पूरी तरीके से जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने सड़क का निर्माण तो चकाचक कर दिया, लेकिन सड़क किनारे बनने वाले नाले को अधूरा छोड़ दिया गया है। नतीजा यह है कि पूरे गांव का गंदा पानी नाले के अभाव में सड़क पर जमा हो रहा है। सड़क पर जल जमाव होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना और बीमारियों का खतरा भी बना है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। समस्या सर हमारा मुख्य है कि शेखुपुर सराय से शेखपुरा जो रोड गई है सर, उसके गांव में हमारा गांव पंचायत लोदीपुर, गांव लोदीपुर जो कि पंचायत का मुख्यालय है सर, और इस रोड से नवादा तक
आते जाते हैं, बिहार शरीफ जाते हैं। और हमारा जो है पूरे गांव का नाला सर रोड पर बह रहा है सर, और अभी तक देखने वाला कोई नहीं। हम लोग 2020 से सर देखिए प्रयासरत है, आवेदन भी दिए सर, और आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है सर। जब एसडीओ साहब से इस बात पर मिले सर कि आधा काम मेरा क्यों रुक गया, हमने पैरवी करवाया सर, एमपी साहब से, सांसद से पैरवी करवाया, तो एसडीओ साहब भड़क गए। वो कहने लगे कि एमपी से फ़ोन करवाते हैं, सो काम हम करेंगे कि एमपी करेंगे, और काम अभी तक नहीं हुआ है सर। उनके मनमर्जी से नहीं हुआ सर, एसडीओ साहब के मनमर्जी से और ठेकेदार के। क्या मांग करते हैं? मांग तो हमारा यही है सर कि हमको नरक से मुक्ति दिया जाए, हमारे गांव को जो काम अधूरा बचा हुआ उसको पूरा किया जाए सर। पूरे ग्रामीण हम लोग सर नालिए में आते जाते जीता अच्छा है, उससे पानी रोड पे गिरता है, प्लस में ग्रामीण जो भी पानी है वो भी रोड पे ही आता है। आज तक नाला का कोई भी निवारण नहीं किया गया इस लोदीपुर के अंतर्गत। 5 साल हो गया टेंडर का, आज तक लिख करके देते देते यहाँ का पब्लिक थक चुका है, लेकिन ना यहाँ से कोई पैरविकार सुनते हैं और ना कोई बोलते हैं एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ के पास जाते हैं बोलते हैं सीओ के पास जाओ। यही काका करके आज 5-6 साल से मेरे गांव को बरगला करके रखे हैं। यहाँ तक कि पंचायत भवन को देखा जाए, आज साल भर पहले टेंडर हुआ और उस पंचायत भवन में ये हाल कर करके रखे हुए हैं कि अगर कल के डेट में जिनका भी यहाँ का ड्यूटी होगा वो ड्यूटी तक भी नहीं आते हैं। और यहाँ का नल जल का काम क्या है, यहाँ कोई भी काम आता है वो पूरा प्रोत्साहन के साथ नहीं किया जाता है और ना ही करने दिया जाता है। जबकि पंचायत एक आदमी ये काम करवाता है, पंचायत का मुख्यालय लोदीपुर कहलाता है, लेकिन यहाँ का काम एक भी ना हो करके यहाँ का काम कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाता है। जबकि यहाँ देखा जाए पैन है, पैन को भी भर करके अपने रख लिया। और अगली खबर की बात करें सहरसा से देख रहे हैं। जी हाँ, सहरसा जिले में बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिस पब्लिक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने गुरुवार को पत्थरघट थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने न केवल आम लोगों की समस्याओं को सुना, बल्कि थाने के कामकाज का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की क्लास भी लगाई है। जनसंवाद कार्यक्रम में पत्थरघट थाना क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं एसपी हिमांशु ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपील की है कि यात्री क्षेत्र में अपील की है कि यदि क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है तो किसी को व्यक्तिगत समस्या है या तो निर्भीक होकर पुलिस को सूचना दे सकते हैं, जिस पर कार्रवाई होगी। जनसंवाद के बाद एसपी ने पत्थरघट थाने का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यक्रमों और कार्यालयों के अभिलेखों, केस डायरी, मालखाने का जायजा लिया। थाना अध्यक्ष शशि कुमार को निर्देश देते हुए एसपी ने कहा है कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार पुलिस गश्ती सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं जैसे रात्रि गश्त बढ़ाने, यातायात व्यवस्था सुधार और इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया, यानी अपडेट किया है। एसपी ने मौके पर ही अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। शेखपुरा जिले में गुरुवार को तुलसी पूजन दिवस का पर्व बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक तुलसी पूजन के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी पौराणिक और सनातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था प्रकट की है। तुलसी पूजन का मुख्य उद्देश्य और सबसे बड़ा कार्यक्रम शहर के गौशाला परिसर में आयोजित किया गया है। यहाँ आयोजित भव्य पूजा में दुर्गा वाहिनी सहित कई हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में पुरोहित गोपाल शरण, संतोष तरण और खुशबू कुमारी ने विधि विधान से तुलसी पूजन का संपन्न कराया है। सामूहिक आरती के दौरान पूरा परिसर शंखनाद और जयकारों से गूंज उठा है। सत्संग के दौरान वक्ताओं ने समाज में बढ़ रहे सांस्कृतिक शरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम आधुनिक दिखने की होड़ में अपनी गौरवशाली सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। सनातन धर्म में ही समस्त प्राणियों के कल्याण के सूत्र समाहित हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आज जो कृष्ण है देव शर्मा थे, जब दोनों का मृत्यु हो गया तो दोनों आपस में फिर जन्म जब हुआ तो वो कृष्ण बन गए और सतभामा बन गई। तो सतभामा किस भाव से तुलसी का बीज कहाँ हुआ, वही रोपती थी तुलसी, और वही तुलसी वृक्ष जो हो गया वो कृष्ण हो गए और तुलसी सतभामा तो कार्तिक मास में तुलसी लगाना चाहिए। कार्तिक मास हर महीना और विष्णु का पूजा होना चाहिए। कार्तिक में जो माने भर महीना नहीं करे 3 दिन भी करेगी तो उसका महत्व बराबर है। इसलिए कार्तिक का महत्व बहुत बड़ा दिया है। और कार्तिक में कृष्ण का जन्म हुआ, माँ सतभामा से शादी हुआ, जो सतर्कित थे उससे कृष्ण हुए और वही जो है सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध करता हूं
कि सभी को माँ गौ माता को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। और ये जो है सेंटा फेंटा का दिन नहीं है आज हम लोग जो है उत्साह के साथ तुलसी पूजन किए हैं और हमारे संतों के द्वारा किया गया ये पूजा है जो कि हमारे पूर्व में बहुत लोग किए हैं और हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। और सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है गुड़ चना खिलाइए प्रत्येक गुरुवार गौ माता को। जय गौ माता। तुलसी पूजा बनाने आए गौशाला, गाय को चना गुड़ खिलाए। और ये देश सेंटा का नहीं है, हम लोग भारतीय इंडिया का है। आप लोग भी गौशाला आइए। 25 दिसंबर को सेंटा ये सब नहीं बनाइए। गुड़ और चना और जो आपके घर में जो आप बिकते हैं खाना अनाज को वो गाय को आके खिला दीजिए। और तुलसी पूजन भी हुआ है, अच्छा लग रहा है। आप लोग लखीसराय जिले के केवल थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गांव में अपराधियों ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी है। कल देर शाम से लापता विनोद साव को पुलिस ने गंभीर हालत में नदी किनारे बरामद किया था। दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें, जहां अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। काफी संवेदनाएं उनके लिए। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार वृंदावन गांव निवासी विनोद साव कल देर शाम अपने घर से बाहर निकले थे। जब वे काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी गुंजा किन्नर और अन्य परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना केवल थाना पुलिस को दी। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता देते हैं, जहां मृतक के परिजनों का कहना है कि 2 दिन पूर्व ही गांव के अमर पासवान और उनके भाइयों के साथ विनोद का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है। केवल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको, आरोपियों की और नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी तेजी से की जा रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर यही कि 23 तारीख को मतलब थोड़ा सा मतलब बोले हुआ है। किससे? अमर पासवान से, रंजन पासवान, शक्ति पासवान से। वो बोला है कि मतलब गुंजा किन्नर को धमकी दिया था, बोला किसका आदमी है तो पहले इसका आदमी हटा देंगे कि बहुत हम तो उड़ता है। कल शाम से लापता था? जी सर, कल तो शाम में 6 बजे निकला था घर से, तो कल शाम में से सर लापता था। कहाँ कब मिला है लाश? सर लाश बहुत लोग कोशिश किए, नहीं मिला। फिर हम हार फाड़ के 112 पे कॉल किए सर, तो वही जाने तो क्यों थाना में इन्फॉर्म किए तो वो खोजे तो हम मिले थे लाश। चाकू मार के हत्या? जी सर, हम तो सर देखे ना कि चाकू से मारा सर, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा सर। झगड़ा हुआ, ठीक है। 24 तारीख को मतलब कि बोला कि इसको हटाना पड़ेगा, ये मेंजर है। बस इसको शाम को घर से निकला 6 बजे, उठने से लापता हो गया। उठने से खोजे, पूरा छानबीन किए, फिर नजर नहीं आया। फिर रात को हम लोग खोजे, मेरा भाई खोजा, सब लोग खोजा। फिर देखे उधर कि थाना के नोटिस किए 112 के। फिर रात को सिपाही आए 1 बजे करीब, उन्हें उठाया, बोला यहाँ पर है लाश, ले जा इसको। तो हम गाड़ी में बैठा। कैसे हत्या हुआ, क्या लग रहा है? हत्या से पुलिस केस मुकदमा उससे चल रहा था। किससे? शक्ति पासवान से, अमर पासवान से, रंजन पासवान से। क्या विवाद था? विवाद था यही कि लड़ा झगड़ा, कुछ भी जुर्मी बात होता है छोटा मोटा के लिए, तुमको जान से मार के उठा देंगे, जान से फेंक देंगे दोनों के, यही सब विवाद। तो चाकू मारा है? चाकू हम तो देखे नहीं सर, मरता जो हुआ वो अच्छे किया है। हम लोग इलाज। और अगली खबर की बात करें, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत देश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अभियान अब गोपालगंज तक पहुंच गया है। गुरुवार को देहरादून से शोधकर्ताओं की एक विशेष टीम गोपालगंज पहुंची है, जहां उन्होंने गंडक नदी के जल और मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए सैंपल एकत्रित किए हैं। देहरादून से आई 2 सदस्यीय टीम ने जिले के जादवपुर रजवाही स्थित गंडक नदी पुल के पास अगर निरीक्षण किया। टीम ने यहां से नदी के पानी और तलहटी की मिट्टी के नमूने लिए। शोधकर्ताओं ने इस नमूनों के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा, उनका कहना है कि गंडक नदी की इकोसिस्टम, जी हाँ, इकोसिस्टम में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आए हैं। शोधकर्ता मुकुल राणा ने बताया है कि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि बरसात के दिनों में खेतों से बहकर आने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाएं नदी के जल को कितना प्रदूषित कर रही हैं। इसके अलावा नदी किनारे स्थित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को रॉ मटेरियल के प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि केवल वैज्ञानिक जांच काफी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की भी नदियों की स्वच्छता प्रति जागरूकता होनी चाहिए। बता दें आपको, गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे थे आप।
हम आए हैं देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे, गंगा नदी से जितनी भी जुड़ी हुई नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे हम अभी सैंपल इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं आगे शोध के लिए कि उसमें कितना EDCs पाए जा रहे हैं, कितना माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, ये सब। तो जो भी उसमें जीव जंतु रहते हैं उनको उन पर कैसा असर पड़ रहा है, ये आगे जांच का विषय। अभी हम सिर्फ अभी सैंपल लेने आए हैं यहाँ पे पानी का और मिट्टी का, कि यहाँ पे आसपास में क्या क्या मिल रहा है, कितना सब कुछ क्या कितना गंदा चल रहा है, ये आगे जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम सिर्फ सैंपल लेके जा रहे हैं जी। इससे हमें पानी का लेवल पता चलेगा कि पानी कैसा आ रहा है। इंडस्ट्रीज से आसपास जो भी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल रिलीज करती है, EDC जो भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट आता है, कंपनी फैक्ट्री से आता है, वो जीव जंतुओं पे कैसा असर डाल रहा है, तो हम और अगली खबर की बात करें, केंद्रीय लघु कुटीर और मध्यम उद्यम मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM के संरक्षक जीवंत राम मांझी गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यसभा सीट की अपनी मांग को फिर से हवा दी और विपक्षी दलों के साथ साथ NDA के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा पर भी जमकर निशाना साधा। मांझी ने मीडिया से मुताबिक होते हुए जी मुखातिब होते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के समय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का भरोसा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक लोकसभा सीट गया से जीतकर वे केंद्र में मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन राज्यसभा की एक सीट अभी बकाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा कि एक सीट वाली पार्टी को कैबिनेट में जगह देकर PM ने छोटे दलों का सम्मान किया है, लेकिन वे अपनी पार्टी के विस्तार के लिए राज्यसभा सीट की मांग जारी रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव संभावित संदर्भ या हालिया उपचुनाव के परिणामों और विपक्ष के आरोपों पर मांझी ने कहा है कि हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी आदत है। उन्होंने पप्पू यादव सहित अन्य नेताओं के बयानों को निराधार बताया है और NDA को मिली जीत सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है बोला है। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ हम लोग आए हैं, सियाराम शर्मा जी दिवंगत हो गए और हम लोगों के परम मित्र प्रिंसिपल साहब और उनकी पत्नी इंदू कश्यप जी हैं। ये लोग से मेरा पुराना संबंध रहा है। मालूम हुआ कि वो दिवंगत हो गए तो पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ आ गए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी आत्मा उनकी रहे शांति पूर्वक रहें और इंदू कश्यप जी को और हमारे प्रिंसिपल साहब को दोनों को धैर्य मिले कि अपने गार्जियन को खोए हैं। गार्जियन को खोना ऐसे समय में थोड़ा दुखद होता है, लेकिन दुनिया की ये रीति है, होते रहता है, इसलिए लोग भी धैर्य रखें। हमारे पूज्य पिताजी के गोलोक गमन के उपरांत आज 10 कर्म का कार्यक्रम था। इस 10 कर्म के इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे। इस अवसर पर दलित भोज का आयोजन किया गया था। इसके आलोक में, इसके क्रम में लोगों को लगभग 100 लोगों का कम्बल का वितरण, जाड़े का दिन है, कम्बल का वितरण भी पिताजी के नाम पर किया गया और हम तो आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। आतरी के विधायक रोमित कुमार जी आए हुए थे, उनको भी आभार प्रकट करता हूं। आपके माध्यम से जितने लोग भी शामिल हुए हैं उनको भी अपने। सारण से खबर देख रहे हैं। नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को सहायक शिक्षा पूर्ण दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर हुंकार भरी है। बुधवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय पथरा में आयोजित संघर्ष दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने संकल्प लिया है, जब तक पूर्ण वेतनमान, जी हां, वेतननामा, प्रोन्नति और पुरानी पेंशन जैसे अधिकार नहीं मिल जाते हैं, आंदोलन थमेगा नहीं। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने 24 दिसंबर 2025 के उस काले दिन को याद किया है जब पटना की सड़कों पर सेवा स्थायीकरण की मांग कर रहे लाखों शिक्षा मित्रों पर सरकार ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा है कि उस ऐतिहासिक संघर्ष के बदौलत आज ही शिक्षक 60 वर्ष की स्थायी सेवा का लाभ ले पा रहे हैं। इसी याद में हर वर्ष 24 दिसंबर को संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सक्षमता, परिश्रम और परीक्षा और नए विशिष्ट शिक्षक कैडर के नाम पर नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष भी किया है। आपको बता दें, सारण से रंजीत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये बैठक आयोजित इसलिए की गई थी कि 2005 में 24 दिसंबर को एक शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था
जिस समय शिक्षा मित्र मात्र 1500 रुपया के मंथली पर काम कर रहे थे और 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर थे, तो शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था और उसमें माननीय प्रदीप कुमार पप्पू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, उन पर और सैकड़ों शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई थी जो घायल हुए थे। और उसके बाद बिहार सरकार पूरे देश में यह फैल गया कि बिहार में ऐसे भी शिक्षक हैं जो 1500 रुपया पर काम करते हैं, तो बिहार सरकार को मजबूरन 1500 से बढ़ाकर 4000 रुपया और 11 महीने की नौकरी से 60 वर्ष की आयु तक नौकरी करने का किया गया। उसी के उपलक्ष्य में यह संघर्ष दिवस मनाया जाता है और संकल्प सभा इसलिए मनाया जाता है कि हमें आगे भी जो सरकार अभी तक हमको नहीं दी है वो उसको लड़ने के लिए संकल्प हम लोग लेते हैं, इसलिए सभा रखी गई थी। आज क्या कुछ विशेष रहा और क्या कुछ मांग है आप लोगों का? मांग ये है कि हमारे अभी तक विद्यालय में तरह तरह के शिक्षक हो गए हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।